नमस्कार दोस्तों। मान लो आपने किसी एग्ज़ाम के लिए पूरी मेहनत की, बहुत सारी किताबों को देखा, उसको पढ़ा, नोट्स बनाए, पूरी मेहनत की, और जब आप वहाँ पे पहुँचे तो आपको पता चला कि आपका टाइम ओवर हो गया है, एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। आपको कैसा लगेगा? ये एग्ज़ाम कहीं और नहीं बल्कि ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में हम मेहनत करते हैं, अपने स्किल्स को अपडेट करते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है ये जानते हैं। और जब मान लो उस समय पे पता चले कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है तो क्या होगा? जो टैलेंट हमने लिया है, जो गिफ्ट्स हमारे अंदर हैं और जो हम सोसाइटी को दे सकते थे, खुद के लिए एक नई लाइफ बना सकते थे, उससे वंचित रह जाएंगे। और इसके लिए लंबा जीना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस बात को साबित किया है जापानियों ने। अगर आप जापान में जाओ तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 साल के आदमी साइकिलिंग करते हुए मिल जाएंगे, या फिर 95 साल के कोई बुजुर्ग आपको बागवानी करते हुए मिल जाएंगे, या 110 साल के 2-3 बुजुर्ग आपस में बैठकर ठहाके लगाते हुए मिल सकते हैं। ये पावर है जापान की, जिसने दुनिया को सिखाया कि हमारी लंबी उम्र, जवान रहने का सीक्रेट, दांतों को सुरक्षित रखने का सीक्रेट कहीं हमारी जीन्स में नहीं बल्कि हमारी लाइफस्टाइल में है। और कुछ छोटे से बदलाव करके 115 से 120 साल आराम से जी सकते हैं। इसके अलावा स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं और पूरी तरह से अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो वाकई कमाल का है। इसको जब मैंने उनके रिसर्च को पढ़ा तो मेरा दिमाग हिल गया। इन चीज़ों को मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने शुरुआत कर दी है। पहली रिचुअल जो वो फॉलो करते हैं वो है हारा हच बुन में। आप कहेंगे ये क्या बोल दिया, तो चलो आगे बताता हूँ। जो हमारा पेट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, ये एक अपने आप में नर्वस सिस्टम है, इसलिए इसको सेकेंड ब्रेन कहा गया है। जब आपको भूख लगती है तो इसके अंदर एक हार्मोन बनता है ग्रेलिन। जब आप खाना अंदर लेते हो तो यहाँ से स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्ट्रेच होते हैं और वेगस नर्व के थ्रू आपके ब्रेन स्टेम को मैसेज जाता है एफरेंट पाथवे में। वहीं वेगस नर्व से फिर से वापस इफरेंट पाथवे में मैसेज आता है कि लेप्टिन रिलीज करो। लेप्टिन क्या है? जो कि आपको सेटिस्फैक्शन का एहसास देता है। और वहाँ जो हमारे नर्वस सिस्टम है गट में, मिसनस प्लेक्सस और बेक्स प्लेक्सस, ये रिलीज करते हैं लेप्टिन और इससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है और हम खाने को रोक देते हैं। लेकिन इस काम में 20 मिनट लग जाते हैं और एक इंसान, नॉर्मल इंडियन इंसान, इस टाइम में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेता है। और आपको तो पता है ज़्यादा खाने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं, हमें ओबेसिटी आती है, हमारे काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जीन्स नेगेटिव वे में सिग्नल होते हैं, हमारी उम्र घट जाती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। इसलिए जापानियों ने इसका एक तोड़ निकाला है। वो सिर्फ 80% जैसे ही सेटिस्फाइड होते हैं उस खाने को वो रोक देते हैं। इसके कारण वो कम खाते हैं और निरोग रहते हैं। इसी का दूसरा वर्जन जो कि कांगो में प्रैक्टिस किया जाता है, वहाँ जितना धीरे हो सके वो लोग खाने को खाते हैं ताकि ब्रेन को सिग्नल चला जाए और वो आपको रुकने के लिए बोल दे। और मित्रों, हमारे वैदिक सिस्टम में भी कहा गया है कि खाने को 32 बार चबा कर खाओ, और तो और खाने को इतना चबाओ कि वो पानी की तरह हो जाए। भोजन को पियो और पानी को खाओ। इस सब का एक ही मकसद है कि आप स्लोली खाएं, कम खाएं, और जब आप कम खाएंगे ना तो आपके इंटेस्टाइन को रेस्ट मिलता है, आपके शरीर को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, गट को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपकी उम्र अपने आप लंबी हो जाएगी। दूसरा रिचुअल जो जापानीज फॉलो करते हैं वो है दे कंसीडर फूड एज मेडिटेशन। हम अपने लाइफस्टाइल को देखें, आज खाना कैसे खाते हैं? टीवी चल रहा है, मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, टेबल पे किसी को किसी से मतलब नहीं है और जल्दी जल्दी खाने को ठूसते हैं। लेकिन जापानियों के लिए ये उनका एक पवित्र अनुष्ठान है, जैसे कि उनकी ये इबादत है, कोई यज्ञ है या मेडिटेशन है। जहाँ वो बैठते हैं, खाने को पहले एक साथ खाते हैं, वो ज़मीन पर बैठकर खाते हैं, क्योंकि जब भी आप ज़मीन पर बैठते हो अपने पीठ को बैलेंस करते हो और इस बैलेंस में हमारा सेरिबेलम, जो छोटा ब्रेन है, वो एक्टिव हो जाता है। इसकी एक्टिविटी के कारण हमारा पूरा मन शांत होने लगता है। उसके अलावा उस समय आदमी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। जापानीज खाने को लिया जाता है छोटे प्लेट में ताकि कम खाना मिले, और थोड़ा खाना लिया जाता है, उसको अच्छे से चबा चबा कर पूरी अवेयरनेस के साथ खाते हैं। जब आप अवेयरनेस के साथ खाएंगे तो और स्लोली खाएंगे तो होता क्या है, हमारी डाइजेशन 3 लेवल पे होती है। पहला, जो हमारे मुंह से जो निकलते हैं सैलिब्रेरी ग्लैंड से टाइलिन,
वहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। फिर हमारे स्टोमक, यहाँ पे जो खाना आता है उसको गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट करता है। और फाइनली जब वो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो वहाँ पे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये खाने को पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह से 3 लेवल की उनकी डाइजेशन होती है। लेकिन अगर आप मान लो जल्दी जल्दी खाने को खा लोगे बिना अवेयरनेस के, तो ये ऊपर वाला और स्टोमक वाला ये डाइजेशन नहीं होगा और इसके कारण ही लोगों को IBS हो जाता है, खाना नहीं पचता, गैस बन जाता है और तो और थोड़े समय के बाद ये आपके हेल्थ पे दिखना शुरू हो जाता है। चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, खाना आप पचा नहीं पाते और इसके कारण आपकी उम्र बढ़ जाती है, उम्र छोटी हो जाती है। तीसरा पॉइंट है दे फाइंड देयर इकिगाई। मित्रों, अगर आपसे मैं पूछूं कि भगत सिंह इतने निडर क्यों थे जो कि बिना डरे हुए फांसी के तख्ते पे चढ़ गए, या अल्बर्ट आइंस्टीन घंटों घंटों अपने प्रोजेक्ट में लगे रहते थे, उनको भूख प्यास नहीं लगती थी। इसका रीज़न सिंपल सा है, इन लोगों ने अपने पर्पस को ढूंढा और अपने पर्पस पे जीने लगे। एक डेटा कहता है कि 85% लोगों को अपना जॉब पसंद नहीं है क्योंकि वो उस जगह जा रहे हैं जहां वो जाना नहीं चाहते, उन लोगों से मिल रहे हैं जिनसे मिलना नहीं चाहते, और वो काम कर रहे हैं जिसको कि इंजॉय नहीं करते। और ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि दाल रोटी चल सके। क्यों करते हैं? क्योंकि वो डर रहे हैं कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जापानीज या फिर जिन लोगों ने अपने पर्पस को ढूंढा वो करेजियस होते हैं। वो ये जानते हैं कि मैं किस काम के लिए बना हूं, इस काम को मुझे ढूंढना है और उसी काम को करना है, चाहे उसमें सफलता मिले या ना मिले। और पर्पस, इसके ऊपर तो मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं, लेकिन पर्पस को ढूंढना आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अपने पर्पस को ढूंढ लेते हो ना, आप अपने पर्पस में वॉक करते हो, तो हर कदम पे लाइफ आपके लिए मिरेकल करता है। निकोला टेस्ला का एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। वो साइंस की फील्ड में जाना चाहते थे, उनके फादर बोलते थे तुम प्रेस्ट बनो। जैसे ही वो साइंस की फील्ड में जाने के लिए उनके पिताजी ने स्वीकृति दी, उनका जो टीबी था वो अपने आप ठीक होने लगा। ये पावर होता है, हर क्षण आपके जीवन में मिरेकल होना शुरू होता है और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको सपोर्ट करती है। क्योंकि तब आप अपने काम को नहीं कर रहे हो, तब आप ब्रह्मांड के काम को कर रहे हो। ये पावर है अपने पर्पस को ढूंढने की। पर्पस को ढूंढने के लिए जो पहला स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि खुद से सवाल पूछो, कौन सा ऐसा काम है जिसको कि मैं इंजॉय करता हूं, फ्री में भी कर सकता हूं। और सेकंड थिंग ये पूछो कि किस काम को या मैं अपने गिफ्ट को, अंदर जो मेरे टैलेंट है, इसका कैसे सही इस्तेमाल करके इस धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सकता हूं। इन 2 सवालों के आंसर ढूंढिए, आपको कहीं ना कहीं अपना पर्पस मिलना शुरू हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि पर्पस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। चौथा पॉइंट जो जापानीज फॉलो करते हैं वो है वॉक वॉक वॉक। एक बार मैं एक चाइनीज गुरु से मिला था। मैंने पूछा कि आप एनर्जी की बात करते हो, ये एनर्जी क्या है और क्यों हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब तक तुम चल रहे हो ना, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो कि तुम्हें जीवन देती है, ऊर्जा देती है, और वो है ची या काई, जो भी आप कह लें, CHI। और जब तक तुम चलते रहते हो, मूव करते रहते हो, ये ऊर्जा भी तुम्हारे सारे शरीर में मूव करती है। और जैसे ही तुम बैठ जाते हो, स्टैग्नेंट हो जाते हो, ये तुम्हें बूढ़ा बनाने लगती है, हृदय काम करना रोक देता है, इंटेस्टाइन काम नहीं करता, फेफड़े काम नहीं करते, बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। कहने का अर्थ कि तुम अपने बुढ़ापा को बढ़ाने लगते हो और मृत्यु के पास तेजी से भागना शुरू हो जाते हो। ये पावर है मूवमेंट की, और शायद ये बात उनको पता है। क्या आपको पता है कि इंडिया में जो साइकिल की सेल है, वो सेल आज 30% हो गई है क्योंकि इंडियंस मेहनत नहीं करना चाहते। वहीं जापान में पिछले 3 सालों में साइकिल की सेल 3 गुना बढ़ गई है। वहाँ जितने बच्चे हैं वो साइकिल से ही अपने स्कूल जाते हैं, और वहाँ जितने बड़े आदमी भी हैं वो मेट्रो स्टेशन तक या फिर जो बस का पॉइंट है वहाँ जाने के लिए अपने घर से साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इससे ना सिर्फ प्रदूषण में कमी आती है बल्कि उनके अंदर स्ट्रेंथ आती है। अगर आपको जवान रहना है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मूवमेंट अपने लाइफ में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, फील गुड केमिकल एंडोर्फिन आपके ब्रेन में रिलीज होता है। और एंडोर्फिन का रिसर्च ये कहता है कि आपके ब्रेन के नहीं, पूरे सेल्स के जीन में जो टीलोमरेज एंजाइम होती है, इसको बढ़ाता है। टीलोमरेज के कारण टीलोमेयर की लेंथ बढ़ती है और हम बूढ़े नहीं होते, क्योंकि टीलोमेयर ही डिफाइन करता है कि कब हमारी मृत्यु होगी और कितनी हमारी एजिंग होगी। अगर टीलोमेयर छोटा हो गया तो समझ लो कि हम बूढ़े हो गए हैं और मृत्यु आने वाली है। लेकिन टीलोमरेज
टीलोमेयर को बनाता है और टीलोमरेज को बनाने का तरीका है खुश रहना और इसका तरीका है एक्सरसाइज करना। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ ये तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर में रहने चाहिए। जब हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं ना, तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं ये हमारे जॉइंट्स में, कोई हिप जॉइंट में, कोई एल्बो जॉइंट में, ये सारे के सारे निकलने शुरू हो जाते हैं। और स्ट्रेंथ जब हमारे बोन्स को और मसल्स को मिलती है तो इससे हमें ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है, शरीर को अच्छा महसूस होता है, एनर्जी का महसूस होता है। और ये कारण है जापानीज़ का, जिसके कारण कि वो जवान रहते हैं, उनके दांत नहीं टूटते और वो हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। शायद ही आपको जापान में कोई ऐसा मिलेगा जो कि बहुत मोटा है। वो अपने वेट को इसी तरह से रेगुलेट करते हैं। इसलिए आप मूवमेंट को या एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करें। या पार्क में आप घूम सकते हैं, फ़ोन पे बातें करते समय वॉकिंग कर सकते हो, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, जो भी करो। लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो आपके जो पुराने टिश्यूज़ हैं ना, ये टिश्यूज़ टूटते हैं और नए टिश्यू से रिप्लेस होते हैं। और जब आपके पास नई टिश्यूज़ होंगी तो आप ज़्यादा जवान दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, हैंडसम दिखेंगे। और अंतिम पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लव एंड केयर। मेरे एक मित्र हैं, उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया। ज़्यादा उनकी एज नहीं थी उस समय, 36, 37। तो उनकी वाइफ ने डिसाइड किया कि मैं फिर से रीमैरिज नहीं करूँगी। उनका एक बेटा था और उनके पिताजी बहुत वृद्ध हो गए थे, बेड पे रहते थे, वो बस मरने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई, उन्होंने बच्चे को देखा और देखा कि उसकी पत्नी, उसने डिसाइड किया है कि वो इनके घर में ही रहेगी। तो रोज़ जिम जाने लगे, रोज़ न्यूट्रिशियस खाना लेने लगे, एक्सरसाइज करने लगे और ऐसी प्रैक्टिसेस की कि वो अपने उम्र से 20 साल ज़्यादा जवान दिखने लगे। ये पावर है लव की, क्योंकि उनको एहसास हो गया कि मेरे जाने के बाद इस बच्चे की देखभाल आखिर कौन करेगा, इसे सपोर्ट चाहिए और इसके लिए मुझे अपनी एज को कम करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोगों पे रिसर्च किए गए हैं कि जिनकी लाइफ में प्रेम था, एक पर्पस था, चाहे वो अपने पोते के लिए जी रहे थे, अपने छोटे बच्चों के लिए, भाई के लिए, पत्नी के लिए जी रहे थे, वो लोग ज़्यादा जवान दिखने लगे। लेकिन एक चौंकाने वाला डेटा इंडिया में है। वो कह रहा है जिस तरह से हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, उसी तरह से हमारे देश में वृद्धाश्रम भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण ही प्रेम की कमी हो जाती है और लोग जल्दी मरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जापान में कोई वृद्धाश्रम नहीं है। जापान में लोग वृद्धों को अपने घर में रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास अनुभव है, इनके पास एक्सपीरियंस है। छोटे बच्चे बुजुर्गों के साथ खेलते हैं और बुजुर्ग छोटे बच्चों को कुछ सिखाते रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इससे उनके अंदर प्रेम उमड़ता है। और प्रेम ऑक्सीटोसिन केमिकल है। इसका रिसर्च ये कहता है कि सिर्फ ऑक्सीटोसिन का लेवल अगर आपके ब्रेन और बॉडी में 30% बढ़ जाए तो पता है आप कभी नाराज ही नहीं हो पाएंगे, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन गायब हो जाएगी, किसी भी बात को लेकर आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन ज़रूरत यह है कि अपने मन और बॉडी को प्रेम से भरने की। इसलिए एक श्लोक मैंने बचपन में पढ़ा था, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जहाँ बुजुर्गों का रेस्पेक्ट होता है वहाँ पे 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और इसमें जापानीज़ बहुत ही मास्टर हैं। इसलिए जो भी आपके बुजुर्ग हैं या आसपास में हैं, उनसे बातें करें, उनके पास अनुभव है, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। हो सकता है कुछ आइडियाज़ उनके आउटडेटेड हैं, उन चीज़ों को रिजेक्ट करना है, लेकिन जब आप उनसे कनेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इंसाइट्स ऐसी ज़रूर मिलेगी जो कि आपके जीवन को बदल देगी। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप ऑक्सीटोसिन के सहारे अपने ब्रेन की एज को कम कर रहे होंगे। भले आपकी बायोलॉजिकल एज कुछ भी हो जाए, लेकिन जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है, जो एज आपके चेहरे पे दिखाई देगी, आपके लाइफ की होगी, वो एज बहुत ही कम होगी। आप लंबा जिएंगे, जवान रहेंगे। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आपका ये जीवन सिर्फ आपका जीवन नहीं है, ये जीवन ब्रह्मांड का है। और ब्रह्मांड ने सिर्फ टाइम पास करने के लिए आपको नहीं भेजा है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने स्किल्स का, अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल करके इस धरती को भी रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आप और क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। मैं कोशिश करूँगा अपने वीडियोज़ के सहारे उसे हल करने की। याद रखिए, आप मेरे वीडियो से कुछ नया सीखते हैं और मैं आपके कमेंट से सीखता हूँ। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, थैंक यू।